एक बार फिर भाग 22 शेखर के खन्ना के घर जाकर उससे अपने ऊपर हुए हमले के बारे में कहता है। के खन्ना रीनी खन्ना शेखर की एक्स गर्लफ्रेंड के पापा हैं। उसके भाई विक्रांत खन्ना ने ही शेखर के ऊपर हमला करवाया था। अब आगे शेखर सिर दर्द से परेशान था। प्रिया उसके सिर को तब तक दबाती रही जब तक वह सो नहीं गया। उसके सोने के बाद जब वह अपने रूम में आई काफ़ी देर हो गई थी। वह सोने की कोशिश करने लगी। शेखर के ख्याल से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सुबह उसकी आंख खुली तो बहुत देर हो गई थी। वह सोचने लगी कि ये ससुराल है, यहाँ इतनी देर तक सोना सही नहीं है। सब क्या सोचेंगे। जल्दी से तैयार होकर नीचे आई, सबके पैर छुए और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। शेखर भी अभी तक नहीं आया था। देखो अपने लाडले को अभी तक साहबजादे की गुड मॉर्निंग नहीं हुई। शेखर के पापा गुस्से से बोले, रात आपने उसे कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था। प्रिया तुमसे कोई बात हुई उसकी? मम्मी रात को उनके बहुत सिर दर्द था, शायद इसलिए देर तक सोए हैं। लगता है मेरी टीम में तो कोई नहीं है। तुम भी इन दोनों की टीम में शामिल हो गई हो बेटा। ये दोनों तो उसकी गलतियों पर पर्दा डालने में माहिर हैं। उन्होंने दादी और मम्मी की ओर देखते हुए कहा, तुमने उसे पूछा नहीं कि रात में इतनी देर तक कहाँ था, वो भी बिना सिक्योरिटी के। प्रिया चुप रही। अभी उस पर अटैक हुआ है। कितनी बार कहा है कि अकेले कहीं मत जाना, पर वो किसी की नहीं सुनता। प्रिया बेटा उसे समझाओ। प्रवीण जाकर देखो छोटे साहब उठ गए हैं या नहीं। जी आधा घंटा पहले सर ने लेमन टी मंगवाई थी। मैं देखती हूँ पापा। प्रिया उठकर ऊपर चली गई। उसने डोर पर नॉक किया तो कोई जवाब नहीं आया। भीतर गई तो वो औंधे मुंह लेटा हुआ था। लेमन टी भी वैसे ही रखी थी। सुनिए उसने धीरे से कहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद सोया हुआ था। उसने धीरे से उसके बाजू को हिलाया। शेखर क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? आज कुछ अनइजी फील हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसकी आवाज़ अलसाई हुई महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था। उसने उसका माथा छुआ तो गर्म था। एक तो रात इतनी देर से लौटे, ऊपर से सर्दी बहुत थी, शायद इसलिए आपको फीवर हो गया है। वो बड़बड़ाई, रात को तुम मेरी बाहों में आ जाती तो शायद मैं इस समय ठीक होता। इस हालत में भी मजाक सूझ रहा है आपको। मैं मम्मी को कहती हूँ, वो डॉक्टर को बुला लेंगी। छूने से बहुत गर्म महसूस हो रहा है। ये सब आपकी मनमानी का नतीजा है। पापा भी आपसे गुस्सा हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बाद में बता दीजिएगा जब तबीयत ठीक हो जाएगी। वो उठकर नीचे आई। उसने मम्मी से कहा। वो घबरा गई। हाय राम, मेरा बच्चा। मैंने उससे रात को बात भी नहीं की। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आए। उन्होंने चेक किया तो 102 फीवर था। उन्होंने मेडिसिन दी और क्लिनिक आकर टेस्ट करवाने को कहा। शेखर बच्चे। मम्मी ने इमोशनल होकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पापा वहाँ पर खड़े थे और घूमते रहो इतनी ठंड में देर रात तक। प्लीज़ चुप रहिए। शेखर की मम्मी उन्हें देखते हुए बोली, मेडिसिन लेने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ना। प्रिया ने कहा, मन नहीं है। दूध और कॉर्नफ्लेक्स खिलाकर दवा देने के बाद शेखर की मम्मी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, चलो तुम आराम करो। प्रिया हम नीचे चलते हैं। प्रिया वहीं पर रुकना चाहती थी, पर मम्मी के कहने से उसे नीचे जाना पड़ा। वो दादी और मम्मी के साथ नीचे बैठ गई। माँ जी, आरती दीदी, शेखर की माँ की बड़ी बहन कविता की सास, अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई है। सोच रही हूँ कि प्रिया को साथ लेकर मिल आती हूँ। ट्रैवलिंग की वजह से वो लोग थके हुए होंगे। मिलने मिलाने से फ्रेश फील होगा। जाकर डिनर के लिए इनवाइट कर दूंगी। ठीक है बहू। इस बार तो आरती बहुत दिन लगा कर आई है। जी पोते पोती के विंटर हॉलीडेज चल रहे थे, इसलिए परेशानी नहीं हुई। चलो प्रिया हम लोग चलते हैं। मम्मी इन्हें काफ़ी फीवर है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। हाँ ये भी ठीक है। वैसे भी जब वो बीमार होता है तो आसपास मुझे ढूंढता है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ। वो मुस्कुरा दी। प्रिया झेप कर रह गई। वो चली गई। प्रिया ऊपर आई। उसे शेखर के रूम में जाने में झिझक हो रही थी। उसने धीरे से डोर ओपन किया और अंदर झांका तो वो सो रहा था। वो चुपचाप आकर चेयर पर बैठ गई। उसने मैगजीन उठाई, खोलकर देखने लगी। उसमें शेखर के फोटो थे। ध्यान से देखने लगी, क्योंकि जब वो असलियत में
उसके सामने होता है तो वो ज़्यादातर इधर उधर ही देखती रहती है। वो तस्वीर पर हाथ फेर कर उसे महसूस कर रही थी। सच में सबसे जुदा, बिल्कुल अलग अंदाज, उसे एक अलग सी कशिश महसूस हो रही थी। ये सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। प्यार से उसने पहले तस्वीर को फिर उसे देखा। उसे अपने इस ख्याल पर हंसी आ गई। मैगजीन के पन्ने उलटने के बाद उसने उसे एक तरफ रख दिया। 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। इतने में शेखर ने करवट ली। प्रिया उठी। उसने उसके माथे को छुआ। फीवर उतर गया था। उसने अनमुंदी आंखों से उसे देखा। अब कैसा फील हो रहा है? उसने प्यार से पूछा। ठीक महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास बैठो। वो बैठी तो उसने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। वो उसके बालों में हाथ फेरने लगी। आप पापा का कहा क्यों नहीं सुनते हैं? कहीं भी अकेले क्यों जाते हैं? वो आपकी बहुत चिंता करते हैं और तुम। मैं क्यों नहीं करूँगी? मैं क्या उनसे अलग हूँ? पूछोगी नहीं कि मैं कहाँ गया था? उसने उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर गया था। उसने प्रिया के हाथ में सरसराहट महसूस की। वो खामोश थी। उसने नजरें फेर ली। वो उठकर बैठ गया। मुझ पर गोली उसके भाई विक्रांत ने चलवाई थी। सामने पहाड़ी पर जो खूबसूरत बंगला है वो उसी का है। वो बताते हुए प्रिया का चेहरा देख रहा था। उसके चेहरे पर उसे कंफ्यूजन और डर एक साथ दिखाई दे रहा था। अब वो आपसे क्या चाहती है? शेखर, आप तो उसे छोड़ चुके हैं ना? नहीं। प्रिया का रिएक्शन जानने के लिए वो जानबूझकर हंसते हुए बोला। प्रिया शेखर की तरफ देखते हुए उठने लगी। उसने जबरदस्ती उसे खींचकर बाहों में भर लिया। प्लीज छोड़िए मुझे, आप हद करते हैं। न मैं उसे छोड़ सकता हूँ न तुम्हें। मैं दोनों को रखूंगा, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में रोष था। तुम पहले नंबर पर रहोगी, उसने उसे चिढ़ाने के अंदाज में कहा। आप बहुत झूठ बोलते हैं। मैं आप पर यकीन नहीं कर सकती। मतलब तुम उसके साथ मुझे शेयर कर सकती हो। अगर तुम पहले नंबर पर रहो तो। वो चुप हो गई। उसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। अभी कुछ देर पहले आप बीमार थे, थोड़ा आराम हुआ तो फिर आप ऐसी बातें करने लगे। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कोई आ जाएगा शेखर। इस फ्लोर पर बिना बुलाए कोई नहीं आता। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, समझी? उसने उसे अपनी पकड़ से आज़ाद करते हुए कहा। प्रिया उठकर अपने कपड़े सही करने लगी। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? देखिए दुपट्टा कैसा हो गया है। सच में उसमें सिलवटें उभर आई थी। मम्मी जी के आपकी हरकतें मुझे शर्मिंदा कर देगी। इधर आओ, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम्हें उसका नाम पता है? रीनी खन्ना। वो पूरी फैमिली बहुत शातिर है। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, इसलिए उसके भाई ने मुझ पर अटैक करवाया। पर आप तो उससे रिश्ता तोड़ चुके हैं। तुम्हें बताया तो था कि रिश्ता किस वजह से टूटा था। वो कह रही थी कि वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। उसके पास कुछ ऐसा है जो किसी को मालूम नहीं है। वो उसे तुम्हें दिखाएगी। जब मुझे मिलेगी तब की तब देखूंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ। आप भी नहा लीजिए, फ्रेश फील करेंगे। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? तुम्हारी कसम, मैं मर जाऊंगा। ये तो उससे मिलने के बाद ही डिसाइड होगा। वो मुस्कुराकर बाहर चली गई। शाम को आरती मौसी अपनी पूरी फैमिली के साथ आ गई। उन्होंने दादी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। प्रिया की सासू माँ ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने उसे प्यार से गले लगाकर आशीर्वाद दिया। माहौल बड़ा खुशगवार था। कविता ने प्रिया को गले लगा लिया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम तो बहुत दिनों बाद वापस आ रही हो। हाँ, बच्चों की छुट्टियाँ थी इसलिए ज़्यादा दिन रह लिए। चल हम दोनों अलग बैठते हैं, कुछ अपनी बातें करेंगे। वो दोनों सहेलियाँ अलग से एक कोने में बैठ गई। तो कैसी चल रही है तुम्हारी प्रेम कहानी? प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो जवाब में मुस्कुरा दी। जब तुझ पर अटैक हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी। अच्छा हुआ कि वो पकड़ा गया। बस कुछ समय बाद तो तुम मेरी देवरानी बनकर आ जाओगी। फिर बहुत मजे करेंगे। लगता है कि तुमने सब प्लानिंग कर रखी है। प्रिया धीरे से हंस पड़ी। तेरे लिए कुछ खास गिफ्ट लाई हूँ। उसने एक छोटा सा पैकेट उसे पकड़ाया। क्या है ये? एक जबरदस्त परफ्यूम है। इसे लगाओगी तो मेरा देवर तुम्हें कभी भूल नहीं पाएगा। वो हंसते हुए बोली। अच्छा तो तुम जादुई चिराग लाई हो? प्रिया भी हंस पड़ी। चलो न सबके साथ बैठते हैं। इतने में शेखर वहाँ पर चला आया। साथ में कविता के पतिदेव भी थे। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया, हमारी फैमिली में शामिल होने के लिए। थैंक यू जीजा जी।
अब जीजाजी नहीं भैया कह सकती हो, जैसे शेखर कहता है। जी, उसने जवाब दिया। वाओ भाभी, दिस इज नॉट फेयर। देवरानी मिली तो देवर को भूल गई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? सबसे अच्छा गिफ्ट तो तुमने मुझे दिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरी देवरानी बनाकर। खूब बातें होती रही, बड़े अच्छे माहौल में डिनर हुआ। रात करीब 10:30 बजे वो लोग वापस गए। आज बहुत दिनों बाद बहन से मिलना हुआ। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी, बहुत सी बातें जमा रही होगी तुम्हारे पास, शेखर के पापा ने कहा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। दीदी ही मेरी सबसे करीबी है, हम दोनों बहनें कम, फ्रेंड ज़्यादा हैं। चलो बच्चों, गुड नाइट। मम्मी पापा सोने चले गए। अब कैसी तबीयत है आपकी? बड़ी देर बाद ख्याल आया तुम्हें। ठीक है, लगता है कल थकान हो गई थी, शायद इस वजह से फीवर हुआ हो। इतने में प्रिया का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने खोला तो किसी अननोन नंबर से 17 मिस कॉल थी। वह हैरत में पड़ गई। वो अपने फ़ोन को देखने लगी। शेखर ने पूछा, क्या हुआ? पता नहीं, किसी अननोन नंबर से बहुत सारी कॉल्स आई हैं। तभी फ़ोन फिर आ गया। 11 बजे रात, कौन इतनी कॉल्स कर रहा है? कहते हुए उसने शेखर की तरफ देखा। इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कैन यू टर्न ऑन द स्पीकर ऑफ योर फोन। उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। शेखर ने उसे इशारा किया। हेलो। हाँ, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी नहीं समझता। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस शादी से पीछे हट जाओ। उसकी भारी और गंभीर आवाज़ फ़ोन पर गूंज उठी। प्रिया के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो सचमुच घबरा गई थी। शेखर ने उसे अपने सीने से लगाकर फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। जाने मन, मुझसे भी बात कर लो। मिस्टर विक्रांत खन्ना, लगता है कि बार बार अपनी बेवकूफ़ियों का सबूत देने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है। इन कॉल्स के आधार पर मैं तुम्हें अभी अरेस्ट करवा सकता हूँ। क्या तुम ये चाहते हो? याद रखना, राजशेखर वाधवा की शादी कोई नहीं रोक सकता। नामर्द एक लड़की को धमका रहे हो। इस बार तुम्हारी नफरत की आग मेरी मोहब्बत तक पहुँची है, जो तुम्हें ही जलाकर खाक कर देगी। दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। प्रिया, शेखर ने उसे आवाज़ दी। उसने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। शेखर ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ, डर रही हो? मैं हूं ना, उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। कहीं उसने आपको कुछ कर दिया तो? धमकी तो वह तुम्हें दे रहा था, उसने हंसते हुए कहा। पिछली बार गोली आप पर चली थी तो तुम हो ना मेरा फॉरएवर आर्मर। आपने उसकी आवाज़ सुनी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे मुझसे अच्छा कौन जान सकता है? उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। उसकी आवाज़ में गुस्सा भर उठा। इस बार बात तुम्हारी है, तुम्हें कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेखर, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। छोड़ो ये सब बातें, मैं और तुम, हम दोनों यहाँ अकेले हैं। ये मौका मैं कैसे गंवा सकता हूँ? उसने उसे प्यार से अपनी बाहों में लेकर महसूस करते हुए कहा। अच्छा, आप फिर से बदमाशी पर उतर आए। छोड़ो मुझे। अच्छा, तुम खुद तो अलग नहीं होना चाहती और दिखावा कर रही हो, उसने हंसते हुए कहा। सच तो यह था कि वो उसकी बाहों में सुकून और खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। चलो टेरेस पर चलते हैं, आज बहुत खूबसूरत रात है। नहीं शेखर, बहुत देर हो गई है, चले सोते हैं, ठंड भी बहुत है। चलो ना। वो उसे जबरदस्ती टेरेस पर ले गया। शेखर ने टेरेस की लाइट्स बंद कर दी। देखो, चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई है। सामने पहाड़ देखो, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वो चारों तरफ देखने लगी। टेरेस बहुत खूबसूरत था। चांदनी रात ने एक अनोखा समा बांधा हुआ था। आओ, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं, कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। शेखर, आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? ये तो तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा। शादी से पहले भी बता सकता हूँ। बता दूँ क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शादी के बाद ही समझ लूँगी। आई कैन एट लीस्ट गिव यू अ किस। उसकी आवाज़ में खुमारी थी जिसे प्रिया ने महसूस किया। मैं नीचे जा रही हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मम्मी से कह दूँगी। क्या कहोगी? उसने उसका रास्ता रोक लिया। इसलिए ही मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसका स्वर रुआसा हो उठा। ओफो, वो झुंझला उठा। सुनो तो, एक बात बताओ, क्या मैं इस धमकी के बाद तुम्हें वापस जाने दूँ? मैं पी के यहाँ रहूँगी। आप सिक्योरिटी का इंतजाम करवा सकते हैं। ठीक है, सुबह सबके सामने बात करता हूँ।
अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के बाद शेखर ने बातचीत शुरू कर दी। पापा, कल रात प्रिया ने फोन पर विक्रांत खन्ना के 17 मिस कॉल थे। जब प्रिया ने फोन उठाया तो उसने धमकी दी कि इस शादी से पीछे हट जाओ। अब चाहते क्या है ये लोग? हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए क्योंकि ये उनकी जानकारी में लाना जरूरी है। पापा, आप क्या सोचते हैं विक्रांत खन्ना ने ये फ़ोन खुद के नंबर से किया है? नहीं, ये उसका नंबर नहीं है पापा। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें। उसके बाद तय दिन पर शादी पूरे रीति रिवाज के साथ कर लेंगे। प्रिया सुनकर चौंक पड़ी। शेखर के मम्मी पापा और दादी को भी झटका लग गया। तुम्हारा दिमाग खराब है, दादी ने बेहद गुस्से से कहा। हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कहते हुए उन्होंने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया उनकी तीखी नज़रों से जैसे जमीन में गड़ गई। क्या हुआ अब? उंगलियों में गिनती के दिन बचे हैं, इतना तो सब्र कर ही सकते हो। वो नाराज होकर प्रिया और शेखर दोनों को देख रही थी। शेखर ने प्रिया की तरफ देखा। वो समझ गया कि वो शर्मिंदा हो गई है। प्रिया मम्मी पापा और दादी की नज़रों से बचकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी। दादी, ये सब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये इसकी सेफ्टी के लिए ठीक रहेगा, ना ही ये इस घर में रहते हुए ऑकवर्ड फील करेगी। मम्मी पापा ने कहा, सोच कर बताते हैं। प्रिया अपने रूम में आकर फबक कर रो पड़ी। वो उदास होकर सिर पकड़कर बैठ गई। वो अब भी उन तीनों की नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। शेखर आकर उसके करीब बैठ गया। प्रिया उठ खड़ी हुई। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। नाराज हो? आपने आज मुझे सबके सामने जलील कर दिया। उसके आंसू फिर से बह चले। वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैंने ही आपको ये सब कहने को कहा है। आपने देखा कि दादी मुझे कैसी नज़रों से देख रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से। शाम को मैं दी के घर चली जाऊँगी और अकेले ही जाऊँगी। मुझे किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। शेखर खामोश था। वो समझ रहा था कि इस समय कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए वह चुपचाप बाहर निकल गया। इतनी जल्दी कोर्ट मैरिज के लिए कहने के पीछे उसका मकसद क्या था? सचमुच प्रिया की सेफ्टी ही इसकी वजह थी या इसके पीछे कोई और ही कारण था? आज के लिए इतना ही। इससे आगे का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।